प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज का टॉपिक है वेयर टू इन्वेस्ट इन मुंबई। अगर मुंबई में प्रॉपर्टी खरीदनी है तो किस लोकेशन में खरीदनी है। इसी तरीके का एक अलग वीडियो हमने बनाया था पुणे के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है वो। इसकी लिंक मैं शेयर कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आप इसे चाहें तो देख सकते हैं। कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, किसी भी सिटी में इन्वेस्ट करने से पहले उसकी ज्योग्राफी, उसकी टोपोग्राफी, हर चीज से वाकिफ होना चाहिए। तो आज इन्हीं सारे विषयों में हम बात करेंगे। वीडियो के अंत तक ये क्लियर हो जाएगा। मुंबई को फाइनेंशियल कैपिटल का भी दर्जा दिए गए। ये भारत का फाइनेंशियल कैपिटल है क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस होते हैं। महाराष्ट्र का कैपिटल है। महाराष्ट्र, जैसे आप जानते हैं कि भारत की सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट मानी जाती है, सबसे रिच स्टेट मानी जाती है, इसीलिए इसे फाइनेंशियल कैपिटल का दर्जा दिया गया है। क्यों है मुंबई इतनी इंपॉर्टेंट सिटी और क्यों पूरे देश से लोग यहाँ आते हैं? दोस्तों, यहाँ पर आज के तारीख में करीबन 22 मिलियन लोग रहते हैं। 22 मिलियन है ना, 2 करोड़ 20 लाख लोग। ये पॉपुलेशन इतनी है कि इंडिया के कई छोटे स्टेट्स को मिलाकर भी इतनी पॉपुलेशन नहीं होती है। दैट इज द काइंड ऑफ पॉपुलेशन विच स्टेज इन मुंबई। खुद मुंबई के अंदर ये लोग रहते हैं जिसकी एरिया करीबन 438 स्क्वायर किलोमीटर है। मुंबई की अपनी एरिया। घर खरीदने का लॉजिक सब जगह सेम होता है। पर्पस पहले फाइंड आउट करना है। अगर ये केवल इन्वेस्टमेंट है तो इसमें हमको ये पता लगाना बहुत ज़रूरी है कि क्या टाइप का टाइम होराइजन हम देख रहे हैं, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म यानी करीबन 1 से 3 साल तक, और लॉन्ग टर्म यानी 3 से 5 साल तक। रियल एस्टेट में यही होराइजन्स चलते हैं, अनलाइक स्टॉक मार्केट जिनमें 1 साल में 2 साल में भी लॉन्ग टर्म कहा जाता है। बट रियल एस्टेट में थोड़ा वक्त लगता है, इसको गिरने के लिए भी वक्त लगता है। तो यहाँ पर नुकसान होना बहुत कम चांस होती है अगर आपकी एंट्री और एग्जिट सही हो तो। एक बार आपका पर्पस क्लियर हो गया तो देन यू कैन गो हेड एंड डिसाइड। सबसे पहले आप क्या खरीदना चाहते हैं? इज इट ए रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, कमर्शियल प्रॉपर्टी, प्लॉट और प्रीलीज प्रॉपर्टी? आप क्या खरीदना चाहते हैं? मुंबई में प्लॉट लेना बहुत मुश्किल है बिकॉज यहाँ पर ऐसी कोई अवेलेबिलिटी है ही नहीं। सो यू हैव टू गो ऑन द आउटस्कर्ट्स। मुंबई में ये तीनों चारों एसेट क्लास लेने के लिए आपको पहले डिसीजन लेना पड़ेगा। उसी हिसाब से आपको एक बजट तैयार करना पड़ेगा एंड देन दैट इज़ हाउ यू स्टार्ट गोइंग आउट इन द मार्केट टू लुक आउट। और यहाँ जैसा कि मैंने बताया कि मुंबई का क्लास बिल्कुल अलग है, बाकी के भारत की बाकी सिटीज़ से बहुत डिफरेंट है। मुंबई की प्रॉपर्टीज़ काफ़ी महंगी होती है क्योंकि यहाँ स्पेस की कंस्ट्रेंट है। मुंबई में लैंड का प्रॉब्लम है। मुंबई इज़ ओनली ग्रोइंग वन साइड, बाकी तीनों तरफ उनका समंदर है। सो दैट इज़ द वेरी रीज़न कि मुंबई वर्टिकल ग्रो करता है, हॉरिजॉन्टली नहीं। मुंबई का एसेट क्लास बड़ा अलग होता है। इसके प्राइसिंग पूरे भारत के किसी भी सिटी से मेल नहीं खाएगी। ये बहुत ट्रिकी होता है और आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके बाद हम लोकेशन का चयन करें, शॉर्ट टर्म होराइजन वाला लोकेशन और लॉन्ग टर्म होराइजन वाला लोकेशन। शॉर्ट टर्म होराइजन वाले लोकेशन में हर चीज़ ऑलरेडी रेडी है, जैसे रोड, रास्ते, लाइट, पानी, सिविक एमिनिटीज़ रेडी है। वहाँ पर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, गवर्नमेंट ऑफिसेज, हर रोज़मर्रा के लिए जो आपको चाहिए हर चीज़ की अवेलेबिलिटी वहाँ है। एंड देयर इज़ नथिंग लेफ्ट विच इज़ गोइंग टू बी डेवलप्ड। वो आपके शॉर्ट टर्म होराइजन हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म में क्या है? लॉन्ग टर्म में बेसिक एमिनिटीज़ तो सारी हैं, सिविक एमिनिटीज़ सारी हैं, लेकिन बाकी सोशल इंफ्रा अभी आने में वक्त है। जैसे मेट्रो अभी आई नहीं है वहाँ पर, या कुछ अच्छे होटल्स नहीं हैं, हॉस्पिटल्स अभी ढंग से पूरे बने नहीं हैं, तो जिनको आने में कुछ वर्षों की अभी देरी है। गार्डन्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको डे टू डे लाइफ में लगती हैं, अभी वो आई नहीं है। इसके लिए उसको हम लॉन्ग टर्म होराइजन में कैटेगराइज करते हैं ताकि उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। जैसे जैसे इंफ्रा आएगा आपका वो भी रेडी होता जाएगा, और देन दैट ऑल्सो कैन बी कॉल्ड एज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन। बेस्ड ऑन द अबव यू कैन डिसाइड विच लोकेशन। हाउ आर यू गोइंग टू फाइंड आउट कि कहाँ क्या इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है? ये आपको अपनी थोड़ी होमवर्क इसकी करनी पड़ेगी। गूगल करके आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस लोकेशन में क्या होने जा रहा है। सिविक बॉडी से पता कर सकते हैं कि क्या हो रहा है किस लोकेशन में। मान लीजिए आपने एक्स लोकेशन का चयन किया कि यहाँ बजट में ठीक लग रहा है मुझे, लेकिन यहाँ आगे क्या क्या डेवलपमेंट होगी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू फाइंड आउट बिफोर यू इन्वेस्ट मनी। अनदर वे इज यूज सर्विसेज ऑफ ए रेरा रजिस्टर्ड रियल एस्टेट कंसल्टेंट और रियल्टर।
These are the realtors who would really help you to know what you're looking at, because इनको अपना सब्जेक्ट भली भांति पता है। इसके अलावा आपको रेगुलर बेसिस पे ध्यान रखना चाहिए कि किस लोकेशन में और क्या होने जा रहा है। तो ये कैसे पता चलेगा? जब भी कोई वर्क कॉन्ट्रैक्ट निकलते हैं किसी लोकेशन के लिए, उसके टेंडर्स निकलते हैं, वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स निकलते हैं, ये लोकल न्यूज़पेपर में होते हैं, गूगल में पता चलता है, एंड दैट इज हाउ यू फाइंड आउट एंड यू गेट इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज अबाउट दैट पर्टिकुलर लोकेशन। मुंबई क्या है? कितनी बड़ी है मुंबई? मुंबई इज स्प्रेड ओवर 438 स्क्वायर किलोमीटर्स। केवल मुंबई इटसेल्फ 438 किलोमीटर एमएमआर रीजन के अंडर में आता है। एमएमआर रीजन इज मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन, जिसके 9 म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस है, और बीएमसी यानी बृहन मुंबई कॉरपोरेशन, या जिसे ग्रेटर मुंबई भी कहा जाता है, वो केवल एक कॉरपोरेशन है। थाने, कल्याण डोंबिवली, वसई विरार, उल्लासनगर, नवी मुंबई, भिवंडी निजामपुर, मीरा भाईंदर और पनवेल। यही नहीं, एमएमआर में 9 म्युनिसिपल काउंसिल्स भी शामिल है। अमरनाथ से लेके खपोली तक ये सारी म्युनिसिपल काउंसिल्स आती हैं। सो कुल मिला के एमएमआर के अंडर में ये सारी 18 सिविक बॉडीज आती हैं। तो चलिए अब देखते हैं कौन सी एरियाज हैं मुंबई के आसपास में जिनमें हम इन्वेस्टमेंट की बातें कर रहे हैं। मुंबई के नॉर्थ में, एमएमआर के नॉर्थ में आता है बोरीवली, गोरेगांव, दहिसर, मलाड, कांदिवली, मीरा भाईंदर एटसेट्रा। साउथ कंप्राइजेज ऑफ कोलाबा टू माहिम एंड सायन एटसेट्रा, उसके आजू बाजू वाली जगह हैं। वेस्ट हैज सी फ्रंट एरिया, समुद्री किनारा है, वहां पर अंधेरी, खार बैंड्रा, जूहू, सेंटा क्रूज, विले पार्ले से लेकर मरीन लाइन्स और वर्ली वगैरह। एंड ईस्ट में आता है थाने, भिवंडी, कल्याण डोंबिवली, उल्लासनगर, नवी मुंबई और पनवेल। दोस्तों, मुंबई की ग्रोथ पैटर्न बड़ी अलग है। अनलाइक अदर सिटीज़ जहाँ पर कोई इंडस्ट्री लगने जा रही है, या कोई आईटी इंडस्ट्री या कंपनी सेटअप होने जा रही है, कोई प्लांट लगने जा रहा है, या गवर्नमेंट का कुछ और नया सेंटर वहाँ बनने जा रहा है, जिसके वजह से वहाँ पर डेवलपमेंट होती है और लोग आते हैं और लोग बसते हैं वहाँ पर। मुंबई इज़ वेरी डिफरेंट इन इटसेल्फ। मुंबई अपने आप में एक ग्रोथ सेंटर है। यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि पूरे इंडिया से लोग आते हैं, अलग अलग कास्ट, क्रीड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि मुंबई का ग्रोथ पैटर्न किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री या आईटी पे डिपेंडेंट नहीं है। यहाँ लोगों को काम मिल ही जाता है और यहाँ ग्रोथ होती ही है। दैट इज द रीजन आई सेड मुंबई का जो ग्रोथ है दैट्स वेरी डायनामिक। पूरे इंडिया का जो पैटर्न है उससे बड़ा अलग हटके पैटर्न है मुंबई का। अमीर से अमीर आदमी भी आपको मुंबई में मिलेगा और गरीब से गरीब आदमी भी आपको यहाँ मिलेगा। 22 मिलियन की आबादी है, 22 मिलियन लोग यानी 2.2 करोड़ पीपल। और इसी प्रकार से अपने लोकेशंस का चयन करते हैं ट्रैवल डिस्टेंस को देख करके। मुंबई में ज्यादातर घर इस वजह से खरीदे जाते हैं कि उनको ट्रैवल डिस्टेंस कम हो या ट्रैवल की सुविधा बेटर हो, जैसे मेट्रो स्टेशन हुई या लोकल ट्रेन की स्टेशन हुई, कोई भी तरीके की सुविधा उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट वहां से मिलनी चाहिए। मैक्सिमम मुंबई पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे डिपेंडेंट है और बड़े अच्छे ढंग से मुंबई का पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलता है। सो मुंबई का बाइंग पैटर्न बहुत ज़्यादा इसी के ऊपर डिपेंड करता है। सो आपको भी ये समझना होगा कि अगर मुंबई में कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है तो यू हैव टू लुक एट दीज की पैरामीटर्स टू इन्वेस्ट। मुंबई के बारे में कहा जाता है कि एक्शन इज वेयर इंफ्रा इज। मुंबई इज रीलिंग अंडर टेरिफिक ट्रैफिक कंजेशन। बहुत ट्रैफिक की दिक्कत होती है यहाँ पर। यह कहा जाता है कि आम सिटीजन को यहाँ करीबन 85 मिनट्स एवरी डे स्पेंड करने पड़ते हैं ट्रैफिक के बीच। इसको अवॉइड करने के लिए मुंबई ने भी बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स लिए हैं और ये पाइपलाइन में है। जल्दी से जल्दी एक 1 बाय 1 ये खत्म होने जा रहे हैं। द फर्स्ट प्रोजेक्ट इज मुंबई मेट्रो रेल। ये 14 मेट्रो लाइंस के सहारे बनाया जा रहा है और 350 किलोमीटर्स को कवर करेगा और इसकी कॉस्ट होगी 1.4 लाख करोड़। इसके वजह से रियल एस्टेट में काफ़ी डिमांड आएगी उन एरियाज में जहाँ जहाँ ये मेट्रो की लाइंस जाएंगी। सो विच आर द इफेक्टेड, पॉजिटिवली इफेक्टेड एरियाज? इसमें होगा दहिसर, चारकोप, मंडाला, कासरवडवली, मीरा भाईंदर, विरार, डोंबिवली, भिवंडी, तलोजा, बदलापुर। दूसरा प्रोजेक्ट है मुंबई कोस्टल रोडवेज। दोस्तों, इसके ऊपर हमने एक अलग से भी वीडियो बनाया है मुंबई कोस्टल रोडवेज पे, जो इस तरह दिखता है। अगर आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ। सो मुंबई कोस्टल रोड से क्या क्या कनेक्ट होता है और क्या ईज ऑफ ट्रैफिक होगी इससे? ये कनेक्ट करेगा मरीन ड्राइव टू कांदिवली, बांद्रा और वर्सोवा होते हुए। दिस विल नॉट ओनली बूस्ट द रियल एस्टेट सेल्स ऑफ कांदिवली बट ऑल्सो ब्रिंग अबाउट positive effect on nearby locations like Malad, Borivali,
दहीसर, और इससे जो ट्रैवल टाइम है साउथ मुंबई से नॉर्थ मुंबई का, वो काफ़ी ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगा, विच इज़ गोइंग टू बी ए वेरी वेरी बिग गेम चेंजर. And it may see quite a few people shifting their base from South Mumbai to North because of less travel time और कॉस्ट इफेक्टिवनेस काफ़ी होगी. साउथ मुंबई में प्रॉपर्टी के दाम काफ़ी ऊंचे हैं और नॉर्थ में काफ़ी कम है, तो इनका बैलेंस स्ट्राइक हो सकता है. इसके बाद दोस्तों तीसरा प्रोजेक्ट जो हाईलाइट हम कर रहे हैं, दैट इज़ नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट. काफ़ी वक्त से ये सुर्खियों में है. इसका काम अभी बड़ी तेज़ी से चल रहा है और अब इसके ट्रेसेस नज़र आ रही हैं. इसके अलावा ट्रांस हार्बर सी लिंक भी बनकर लगभग तैयार हो रहा है. इससे रियल एस्टेट की डिमांड काफ़ी बढ़ेगी और बहुत ज़बरदस्त बूस्ट होगा रियल एस्टेट इसके कारण. और इससे प्रभावित जो एरियाज़ हैं, दोज वुड बी पनवेल एंड नवी मुंबई. और जो नोड्स इस लोकेशंस के आजू बाजू हैं, उनको बहुत फ़ायदा होगा इस पर्टिकुलर चीज़ से. जैसे अभी आपने हाल ही में सुना भी होगा कि थर्ड मुंबई बनाया जा रहा है, थर्ड मुंबई का प्लान किया जा रहा है. इसके ऊपर हम अलग से डिस्कस करेंगे, बट ड्यू टू दिस इंफ्रास्ट्रक्चर ये थर्ड मुंबई का प्लान किया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारी लैंड वहाँ अवेलेबल है और ये इंफ्रा मुंबई से डायरेक्टली कनेक्ट कर रहा है. 10-15 मिनट में आप मुंबई यहाँ से टच कर सकते हैं, विच इज़ गोइंग टू बी ए वेरी वेरी डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर. फोर्थ इज ऐरोली कटाई टनल रोड. ये एक अलग से टनल बनाया जा रहा है जिसके बेनिफिट्स होंगे ऐरोली, मुंब्रा, शील और मापे को. ये ऑलरेडी बसे हुए लोकेशंस है, लेकिन इनको और बहुत ज़्यादा तेज़ी से इनका फ़ायदा होगा इस पर्टिकुलर टनल रोड के चलते. ये एक आम बात मानी जाती है कि मुंबई इज़ नोटोरियस एज फार एज प्रोजेक्ट डिलेज आर कंसर्न. ये मुंबई के बारे में बहुत लोग बोलते हैं और ये कुछ हद तक कुछ डेवलपर्स ने ऐसा नाम खराब किया भी है. नॉट एवरीबडी इज़ द सेम. काफ़ी अच्छे डेवलपर्स हैं, बहुत ज़्यादा डेवलपर्स टाइम से डिलीवर भी करते हैं, लेकिन होता क्या है कि मुंबई में स्टेक्स बहुत बड़े हैं, प्राइजेस काफ़ी ऊंची हैं, तो इसमें पैसा फंसने के वजह से आदमी परेशान हो जाता है. तो इसके वजह से मुंबई को ये लेबल मिला हुआ है. लेकिन रेरा के चलते बहुत ज़्यादा ऑलमोस्ट एवरीथिंग हैज़ बिन क्लियर्ड. अब प्रोजेक्ट के डिलेज नहीं है, क्योंकि रेरा में आपको डेट मिल जाता है इस चीज़ का. वैसे आपको बता दूं, वेस्टर्न इंडिया यानी मुंबई और पुणे हमेशा हर चीज़ में फास्ट रहे हैं एज़ फार एज गवर्नमेंट के सारे रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करने के बेसिस पे. हमेशा इन्होंने जल्दी से जल्दी अपनाया है. आपने देखा होगा महाराष्ट्र में ही रेरा पहले अपनाया गया. हर चीज़ महाराष्ट्र में ही पहले की गई है. एजेंट्स के एग्ज़ाम भी महारेरा ने ही पहले शुरू किए पूरे इंडिया में. सो मुंबई एंड पुणे आर द फोर रनर्स एज फार एज सिस्टमैटिक फंक्शनिंग of the business is concerned in real estate. Coming back to this friends, क्योंकि स्टेक्स बड़े हाई हैं, इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप टाइटल के बारे में 200% श्योर हों. डेवलपर्स का चयन आपको सोच समझ के करना पड़ेगा. आपको हो सकता है कि थोड़ी उनके बारे में रिसर्च करनी हो, कहीं आपको इन्फॉर्मेशन गूगल करनी हो, कहीं से आपको पता करना हो. अगर आप किसी रियल एस्टेट कंसल्टेंट का या रियल्टर का सहारा ले रहे हैं और उनकी हेल्प ले रहे हैं, तो ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि बिकॉज इनको ट्रैक रिकॉर्ड हर डेवलपर का होता ही है जहाँ जहाँ ये काम करते हैं. तो इससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिल सकती है. अगर ये भी नहीं है या इसके अलावा भी अगर टाइटल आपको वेरीफाई करना है, तो अगर आप लोन ले रहे हैं, सो योर लाइफ बिकम्स वेरी ईजी, क्योंकि जो लेंडिंग इंस्टीट्यूशन है वो सारा टाइटल वेरीफाई कराता है इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का. उसके बाद ही आपको लोन के लिए हामी भरता है. होता क्या है कि कई लोग बोलते हैं नहीं हमारे पास तो डाउन पेमेंट है, हम तो लोन नहीं लेंगे. नो प्रॉब्लम, प्लीज़ एम्प्लॉय सर्विसेज ऑफ ए लॉयर. बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं. जो आप प्रॉपर्टी की प्राइस दे रहे हैं उसके मुकाबले इट्स ए वेरी मिनिस्क्यूल अमाउंट दैट यू आर पेइंग फॉर ए प्रोफेशनल सर्विसेज फी टू ए लॉयर. इसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाया है जो इस प्रकार दिखता है. इसमें हर चीज़ का हमने खुलासा किया है, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हम कर सकते हैं. यू कैन ऑल्सो वॉच दिस पर्टिकुलर वीडियो. मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक शेयर कर रहा हूँ. सो मेक श्योर that you go very well prepared and you're 100% okay in your mind before you part with your first token to book this property. Usually city के जो पुराने जो डेवलप जो सेट लोकेशंस है वहाँ आगे कोई एप्रिसिएशन नहीं होती है, इस तरह हमारा अनुमान होता है और सिटीज़ के लिए. लेकिन मुंबई इज़ वेरी डिफरेंट. लाइक आई सेड, इट्स अ डायनामिक सिटी. यहाँ पर एग्जिस्टिंग जो डेवलप्ड एरियाज़ हैं वहाँ पर भी आपको एप्रिसिएशन मिलता है. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन हाउ थिंग्स हैपन. आई वुड जस्ट रीड आउट सम एग्जाम्पल्स टू यू
यहाँ पर बड़ा अजीब तरीके का बिजनेस मुंबई में होता है। जो लोग बोलते हैं कि यहाँ पैसा लगाने से कुछ नहीं होगा, वहाँ पर भी बहुत बड़ा पैसा लगता है जो इंडिया में शायद किसी ने सुना और देखा नहीं होगा। आई जस्ट गिव यू फ्यू एग्जाम्पल्स अनबिलीवेबल ट्रांजेक्शंस। डीमार्ट फाउंडर राधाकृष्ण दमानी, हिज फैमिली बॉट 28 हाउसिंग यूनिट्स वर्थ 1238 करोड़, 1238 करोड़ की लागत से उन्होंने 28 घर खरीदे। मिस्टर दमानी हिमसेल्फ, उन्होंने खुद एक बंगला खरीदा मलाबार हिल पे जिसकी कीमत थी 1001 करोड़। द लास्ट मोस्ट एक्सपेंसिव इंडिविजुअल परचेज ऑफ लिंकन हाउस बाय डॉक्टर साइरस पूनावाला, जो 750 करोड़ में डॉक्टर साइरस ने खरीदा था। दामानी जी उनसे भी आगे अब बढ़ गए हैं एज फार एज हाउस परचेज कंसर्न। तापाड़िया साहब हैं, जेपी तापाड़िया, उन्होंने ट्रिप्लेक्स खरीदा साउथ मुंबई में विच वॉज वैल्यूड एट 369 crores. In addition, there were quite a few purchases of houses around 100 crores. 100 करोड़ के तो कई घर, एक दो घर, चार घर ऐसे खरीदे गए हैं। और अगर ज़मीन की बात करते हैं तो जापान की एक कॉरपोरेशन है सुमिटोमो कॉरपोरेशन, इन्होंने 22 एकड़ की एक लैंड अक्वायर की है बॉम्बे डाइंग के वाडिया ग्रुप के पास से। इट वैल्यूड एट 5200 करोड़, 5200 करोड़ के लागत से ये 22 एकड़ की जमीन खरीदी गई है by this Japanese corporation. So Mumbai always has something for its investors. एक important है कि आपकी एंट्री और एग्जिट राइट होनी चाहिए। बस यही अगर आप चूक गए तो फिर आपका वो पूरा बैलेंस या इक्वेशन खराब हो सकता है। सो यू मस्ट नो वेयर टू एंटर एंड व्हेन टू एग्जिट। दोस्तों, मुंबई के बारे में हमें हमेशा ये याद रहना चाहिए कि मुंबई इज द फाइनेंशियल नर्व सेंटर ऑफ इंडिया। काफी जोरदार बिजनेसेस यहाँ होते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप यू गॉट ए लॉट ऑफ इनसाइट अबाउट दिस वीडियो। यहाँ मैं प्रॉपर्टी के प्राइजेस के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज कुछ महीने के बाद ये वीडियो इरेलीवेंट हो जाएगा अगर आप देख रहे होंगे, अगर मैं इस पे प्राइजेस डालूंगा। सो प्राइजेस इज फाइंडिंग प्राइजेस नॉट वेरी डिफिकल्ट। यू कैन ऑलवेज गूगल एंड फाइंड इट आउट, या कोई पोर्टल्स के ऊपर जाके देख सकते हो, आपके रियल्टर से पता कर सकते हो, और इनके रेगुलर बेसिस पे एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह चलती रहती हैं, तो वहाँ से यू कैन कलेक्ट द प्राइजेस। बट व्हाट आई एम वांटिंग टू टेल यू इज कि कहाँ आपको पैसा डालना चाहिए, क्या चीज़ आपको देखनी चाहिए। दैट वॉज माई पर्पज़। अगर आप इसको समझ गए हैं, पर्पज़ ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज सर्व्ड। अगर आपका कोई और एक्सपीरियंस है प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने के बारे में, तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि और लोग भी इससे कुछ नॉलेज और एजुकेशन पा सकें, एंड देन इट हेल्प्स ऑल ऑफ अस। अब तक के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे किसी नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।